चक्र इतिहास के पूर्वावलोकन के अगले अध्याय 6वीं शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें महाजनपद दिए गए हैं और उसकी राजधानी दी गई है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कौशल अहिच्छत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। शेष विकल्प सुमेलित है, यानी अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राजा दिया है और राज्य दिए हैं। प्रदोत, तो ए में हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ए में तीसरा प्रदोत अवंती के राजा थे। बी उदयन, उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजित, प्रसेनजित कौशल के राजा थे। अजातशत्रु, अजातशत्रु मगध के राजा थे। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा, प्रदोत अवंती, उदयन वत्स, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु मगध। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रदोत अवंती गणराज्य के राजा थे। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यह नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। हमारा सही ऑप्शन सही होगा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ABCD द्वारा अंकित हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो ए में हमारा ए मत्स्य है, बी अवंती है, सी वत्स है और डी अंग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। वह अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ही उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसमें हर्यक वंशी शासक उदयन होगा, डी ऑप्शन सही होगा।
किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, उदयन द्वारा। उदयन वास व दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, उज्जैन से। उदयन वास व दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास व दत्ता में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती निर्देश पद्दोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, वह हर्यकुल से संबंधित था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मगध। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें भी कोई ऑप्शन मेल नहीं खा रहा है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार गिरी के भग, अलकप्प के बुलि, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति में भी यौधेय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। तो इसमें डी ऑप्शन सही होना चाहिए, उपर्युक्त सभी, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, लिच्छवी द्वारा। वैशाली की लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, वैशाली में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जनत्रिका, ए। बी बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, चेटक लिच्छवी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वत्स संघ के प्रधान वंशों में से एक था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी सूचना इसकी मिलती है। तो इसमें हमारा कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन होगा अंगुत्तर निकाय। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित हैं। निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी, मगध, अस्मक और कंबोज। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था, जिसमें 8 अध्याय तथा 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा और चौथा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, अहिच्छत्र में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। महाभारत और पुराण में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी, दीर्घनिकाय के अनुसार। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुप्तिमती किसकी राजधानी थी? तो चेद की थी। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुप्तिमती से की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित अस्सक महाजनपद था। अस्सक यानी अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली, प्राचीन नाम प्रतिष्ठान था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी थी, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के सबसे पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजगृह, गिरिब्रज, सी ऑप्शन सही होगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें राजगिरी या गिरिब्रज होगा, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो इसमें हमारा कौशाम्बी होगा। पहले गिरिब्रज राजगिरी थी, बाद में उदयन ने ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र किया था, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। गिरिब्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? इसमें हमारा 20 ऑप्शन सही होगा, अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महत, वर्तमान में श्रावस्ती नामक स्थान से की। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है ने कर दी थी। कौशाम्बी के वत्स राजा का नाम उदयन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, अजातशत्रु। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निरयावाली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवी, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी की कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। परंतु अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अजातशत्रु वज्जीगढ़ संघ को हराकर कब्जा कर लिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, शिशुनाग के शासनकाल में। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, महापद्मनंद। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक अथवा अपरो परशुराम कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, महापद्मनंद। अगले प्रश्न को देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसमें हमारा यह ऑप्शन सही होगा, मौर्य वंश। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग का वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी मोटी वस्तुओं पर भारी कर के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व व गुप्त आदि ने शासन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसकी हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंदवंशी शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 4, 1, 3, 2। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के उपरांत नंद वंश, नंद वंश के उपरांत मौर्य वंश, मौर्य वंश के उपरांत शुंग वंश। अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था कौन है? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का सबसे प्रसिद्ध जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, दोनों ए और बी सही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शन के प्रादुर्भाव से बौद्धिक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण हो गया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार प्रसार करने लगे तथा दूसरे दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिले हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में भी पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बल को भी बढ़ावा मिला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर यमुना के तट पर स्थित है। कालपी नगर यूपी के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में इसे कालप्रिया भी कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन जनपद दिए गया है और राजधानी दी गई है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। पूर्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कोसल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया गया है। महाजनपद और राजधानी दी गई है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर,
पूर्व की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 3, 4, 1, 2। आइए फिर से एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मत्स्य विराटनगर, पूर्व इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अस्मक की पोतन। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, अस्मक की पोतन या पोटिल, सूरसेन की मथुरा है, कौशाम्बी दिया है, ये गलत है, कौशल श्रावस्ती। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 8। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद यूपी में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्व, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स तथा मल्ल। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों की समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारक उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो आइए हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण वाले अध्याय के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, धनानंद। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। अखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मशग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने से यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन, मशग होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई थी। तो इसमें हमारा पहला कथन है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसका सहयोग भी दिया, परंतु भारत के विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पूर्व पोरस। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरसपुर को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपने राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसमें हमारा यह
सी ऑप्शन सही होगा, डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।